को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन या ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को हमने फर्स्ट डिफाइन किया है, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग को जब समराइज किया तो हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन सिंबलाइजेस अ ग्रुप एफर्ट। The group effort is directed toward the goals. The group effort can be achieved by coordination. और फोर्थ हमने जो भी हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहा तो उसमें हमने कहा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प टू अचीव कोऑर्डिनेशन। ये कुछ बेसिक हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। देखिए, आप जब भी रूटीन लाइफ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं या विजिट करते हैं तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सिर्फ जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज या बिजनेसेस या आप देखते हैं सोसाइटीज देखते हो आपकी उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ होती हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सर्विस सेक्टर होती है। तो यही हम कुछ अब डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है कि डजंट the fact that there are several types of organization in existence presents some difficulty in understanding what constitutes an organization. But perhaps we can clarify the matter by identifying and describing some of the common types of organization and discussing the purpose, objective, and goal they commonly hold. तो ऑर्गेनाइजेशन को जब आप टाइप्स में देखते हैं या कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसका पर्पस है, जो ऑर्गेनाइजेशनल थीम है, उसको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज किया जा सकता है। किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप हमारे सामने है प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। there are profit and non-profit organizations, formal and informal. First type हम देखेंगे profit non-profit, second formal informal, third हम देख सकते हैं जो कि है public and private, manufacturing and services, small, medium and large organizations। ये कुछ हमारे सामने टाइप्स हो सकते हैं। कभी आप देखते हो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट बनते हैं, कभी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने, कभी प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। All the business organizations are profit organizations operating to reach the goal of making profit। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, कंपनीज या बिजनेसेस या पार्टनरशिप फर्म्स या आपके सामने प्रोप्राइटरशिप, ये डिफरेंट जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। यानी प्रॉफिट क्या मतलब कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही हो, एक बिजनेस है, कंपनी, और ऑब्जेक्टिव ये हो कि हम यहाँ से मुनाफा कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हो कि प्रॉफिट seeking organizations या profit organizations। Often this amount of profit is established annually in terms of specific figure in rate of return on investment। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते हो कि इनका जैसे इनको इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे क्या होता है, फर्दर प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, और एनुअली उस प्रॉफिट पे ये ऑर्गेनाइजेशन फिर कुछ टैक्सेस पे करती हैं गवर्नमेंट को, चार्ज जो इन पे पेनल्टीज या चार्जेस आपने पे करना इन पे कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। Unless an organization sets a specific goal like this, it may not be possible to determine where organization is heading. So let us remember, profit is one of the main goal of the organization. Unless an organization make a profit, it will not be possible to better the condition of its employees, to offer a better product to the consumer by investing a portion of its profit in research and development activities। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ऑब्जेक्टिव जो है वो मुनाफा कमाना होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने रख सकता हूँ कि आप शुगर मिल्स देखते हो, आपके सामने बैंकिंग सेक्टर है, आपके सामने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस हैं, पेल कंपनी है, आपके सामने हायर है, आपके सामने नोकिया है, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हम एक बिजनेस हमारा है, उसका गोल ये होगा कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रॉफिट मींस एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न ओवर योर सेल, योर कॉस्ट, योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, कि आप जब अपने प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा कुछ अर्न कर रहे होते हो तो ये आपके सामने क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है।
तो कुछ बिजनेसेस हमें नजर आते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है उसका एक और ऑब्जेक्टिव भी साथ रहता है, जो होता है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन किसे कहा जाता है? गुडविल को कहा जाता है, कि आप अपनी बिजनेस गुडविल, ऑर्गेनाइजेशन गुडविल को भी सामने रखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूएशन भी इंप्रूव होती रहे। तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया एक टाइप ऑर्गेनाइजेशन का, जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके सामने सिंपली मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ कि वो कंपनीज, वो बिजनेसेस, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पार्टनरशिप फर्म्स जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना हो, सिर्फ मुनाफा कमाना हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगी। दस प्रॉफिट हेल्प्स मैनी सेगमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो प्रॉफिट ही देखें, प्रॉफिट्स कमाना या अर्न करना कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कोई भी प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, मुनाफा कमाया जा रहा है, तो उसका ये सेल्फिशनेस हो। प्रॉफिट अर्न करना हर ऑर्गेनाइजेशन का राइट है। वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर सकती है, जो भी लीगल रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए, लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो प्रॉफिट जो मोटिव जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये सेल्फिशनेस नहीं है। ऑन द अदर हैंड, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट शेयर देयर प्रॉफिट विद दोज हु हेल्प टू अचीव दिस गोल। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट अर्न होगा, प्रॉफिट से टैक्सेस पे करेंगे आप, टैक्स फर्दर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करेगी। तो इससे क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सीकिंग के लिए बिजनेसेस कर रही होती हैं, वो आप देखते हो कि उनका वो बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल कर रही होती है। तो फर्स्ट टॉपिक टाइप हमने देखा जो कि है प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब हम जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट। अपोज टू द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वी हैव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द मेन मोटिव ऑफ व्हिच इज प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, such as providing education, medical services and so on। आप कुछ सेक्टर्स देखते हो, बिजनेसेस, कुछ कंपनीज देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, आप हॉस्पिटल का विजिट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव, मेडिकल सेक्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव आप देखते हो कि सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करना होता है। तो ये आपके सामने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट सीकिंग पे काम कर रही होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सर्विस प्रोविजन पे काम कर रही होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देख लें, ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, वो सर्विस प्रोवाइड करना है। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, प्रॉफिट सीकिंग नहीं है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये भी एक बेस्ट आपके सामने ऑब्जेक्टिव है सर्विस सेक्टर में, कि हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, जो कि हेल्थ सेक्टर है, जो कि एजुकेशन सेक्टर है। अब नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन exempted फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। और ये एग्जेम्प्टेड होती है, एग्जेम्प्टेड मींस कि इनको इस्तिस्ना होते हैं, इन पे टैक्सेस नहीं होते, टैक्स माफी होती है इनको, कि आप टैक्स पे नहीं करेंगे। समटाइम्स some non-profit organization engage solely in making profits, and this activity forces the government to impose controls on all non-profit organizations। आज जो आप देखते हो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बेस तो होती है कि वो सर्विस सेक्टर है, लेकिन वो क्या करना शुरू कर देते हैं? प्रॉफिट की तरफ जाते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं लोगों से। आप आज हॉस्पिटल्स का विजिट करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का विजिट करते हैं, ये बेसिकली हैं तो सर्विस सेक्टर्स, लेकिन ये क्या करना शुरू कर देते हैं? लोगों से ज्यादा सर्विस प्रोविजन से ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली इन पर गवर्नमेंट को फिर कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। गवर्नमेंट इनको कहीं ना कहीं फिर इनको बैरियर या इन पे कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट करती है, ताकि ये इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो उसी तक ही रहे, उनकी लिमिट क्रॉस ना हो। ये हमारे सामने क्या था? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इम्पोजिंग सच कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करती है, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्पेयर देयर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सो इट बिकम नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू अबाइड बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है, और अगर जो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं तो वहां फिर
आप ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, बिजनेसेस को गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, आप कह सकते हैं लीगल रूल्स रेगुलेशंस कि अगर आप अगेंस्ट जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट पे फिर पेनल्टीज, इन पे चार्जेस इंप्लीमेंट करती हैं। ये हमारे पास जो टाइप था ये है आपके सामने प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखा कि वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो बिजनेसेस जो प्रॉफिट सीकिंग हो, जिनका ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली प्रोडक्ट सेल करती हैं और प्रॉफिट अर्न करती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी बिजनेसेस कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन नजर आती हैं जो सिर्फ सर्विसेज प्रोविजन में काम कर रही होती है, लोगों को सर्व कर रही होती है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि इतने हाई पेड आप चार्जेस चार्ज नहीं करेंगे और आप लोगों को सर्विसेज देंगे। यहाँ इनको गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है और ये सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। अब सेकंड टाइप है मेरे सामने मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को आप अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस द प्रोडक्ट व्हाइल द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सेल्स द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और ऑफर सम सर्विस सच एज रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग, पब्लिक यूटिलिटीज एंड सो ऑन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो कंपनीज होती हैं, वो प्रोडक्शन सेक्टर होते हैं, वो प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसा कि शुगर मिल्स हैं, जैसा कि आपके सामने जैसे मैंने आपको कहा कि राइस मिल्स हैं, जैसे आप देख लें वो कंपनीज, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके फिर फर्दर चैनल को यूज करते हुए, चैनल जैसे होलसेलर तक जाता है प्रोडक्ट, होलसेलर से यही प्रोडक्ट फर्दर रिटेलर तक जाता है और रिटेलर से ये प्रोडक्ट अल्टीमेट यूजर तक जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमने यही पॉइंट देखा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वाइल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सेल्स द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है। तो ये आपके सामने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग क्या फर्क, क्या डिफरेंस है कि सर्विस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट को ट्रांसलेट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, अल्टीमेट यूजर तक उस चैनल को यूज करते हुए अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाती हैं। ये हमारे सामने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। सम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि रिपेयरिंग है, ओवरहॉलिंग, कुछ आप देखते हो रिपेयर कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ओवरहॉलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ पब्लिक यूटिलिटीज हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारे सामने रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग या पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज आप देखते हो कि जो जैसे बैंकिंग सेक्टर है, इनका काम क्या है, पब्लिक को, पब्लिक तक पब्लिक यूटिलिटीज प्रोवाइड करना। जैसे कि आप एक बैंक काउंटर पे जाते हो, कैश काउंटर पे जाते हो या कैशियर काउंटर पे, या आप डेस्क पे जाते हो, वहाँ आप यूटिलिटी बिल्स भी पे कर रहे होते हैं, वहाँ आपको रिमिटेंस सर्विसेज भी दी जाती हैं, वहाँ पेमेंट कर रहे होते हैं। ये डिप क्या हुआ, ये पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड एंड सो ऑन। The main objective of service type of organization is to provide some kind of services to the society। और यहाँ सोसाइटी को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो आज हमारी आप देखते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बना लिया तो उसका काम खत्म हो गया। प्रोडक्ट बनाना मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अब उस प्रोडक्ट को अल्टीमेट यूजर तक, कंज्यूमर तक या कस्टमर तक पहुंचाना सर्विस सेक्टर का, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है और उस पर वो कुछ ना कुछ अर्न कर लेते हैं। इसके बाद है पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आज आप देखते हैं कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की हैं, जैसे वापडा है, जैसे पीआईए है, जैसे रेलवे है। ये डिफरेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट क्या होती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनका गवर्नमेंट का होल्ड होता है वहाँ, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होल्ड रहेगा अगर वो इलीगल काम करें प्राइवेट, लेकिन उनको गवर्नमेंट रजिस्टर तो करती है, लेकिन वो अपने ही कैपिटल, अपने ही फाइनेंस के बेसिस पे, अपने ही रिसोर्सेज की बेसिस पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। Another classification in the type of organization is the public and the private companies are organizations. The term public generally means open to outsiders. Public क्या होती है, open to outsiders. Outsiders किसे कहा जाएगा, investors को कहा जाएगा, stakeholders को कहा जाएगा, shareholders को कहा जाएगा। जो लोग public organizations में investment करते हैं,
पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, पैसा लगा रहे होते हैं, जैसे वापडा कहा मैंने आपको, जैसे आपके सामने नेशनल बैंक है, जैसे आपके सामने पीआईए है, रेलवे है, हेल्थ सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हेल्थ यूनिट्स हैं, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये ओपन होती है। इनका शेयर लिमिट क्या होती है? कि यहाँ मिनिमम 7 शेयर होल्डर होंगे। शेयर होल्डर आप समझ लें कि वो इन्वेस्टर्स, क्योंकि आप नॉन बिजनेस स्टूडेंट हैं तो मैं इजी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको जब पैसा चाहिए तो इन्वेस्टर आपको पैसा देता है, शेयर ले लेते हैं आपको और आपको इन्वेस्टमेंट दे देता है, उसे फिर कहा जाता है शेयर होल्डर। इन्वेस्टर को क्या कहा जाएगा? शेयर होल्डर। तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ अनलिमिटेड शेयर होल्डर आ सकते हैं, इन्वेस्टर आ सकते हैं। पब्लिक कंपनीज जो हैं वहाँ शेयर होल्डर मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 50 शेयर होल्डर होंगे, बस इतनी लिमिट है, आप इतना ही शेयर ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स आपके पास आ सकते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। लेकिन पब्लिक जो गवर्नमेंट की, पब्लिक मींस गवर्नमेंट की, ये ओपन टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर किससे कहा जा रहा है? एक्सटर्नल पार्टीज को कहा जा रहा है, वो लोग जो कंपनी में आके पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं, यहाँ ये ओपन होती है ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह बिसाइड्स द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर एक होगा तो एक से एक ओनर है तो अनलिमिटेड और लोग हो सकते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जो आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो है कि दोज हु आर इंटरेस्टेड विल इन्वेस्ट देयर मनी बाय बाइंग स्टॉक्स थ्रू द ब्रोकर्स, एजेंसीज एंड स्टॉक एक्सचेंज द एंड बिकम्स शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ क्या होता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, आप सुनते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ लोग जाके क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ इन्वेस्टर्स जाके किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब आप पब्लिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है कंपनी, अगर ऐसे बिजनेस में, ऐसी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इन्वेस्टमेंट की। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी को आप देखें ना, किसी भी प्रोडक्ट पे, कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसको आप उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी इन्फो पढ़ें तो वहां लिखा, रीड आउट करें तो वहां लिखा जाता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर लिखा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आपको क्लियर होता है अच्छा नोकिया तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसी तरह फिर आप कहते हो अच्छा एलजी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हायर जो है ये प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि उनको प्राइवेट लोगों ने कंपनी बनाई हुई है, होल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको होल्ड नहीं कर रही। In many countries, public organizations are ones owned and operated by the government. The railway system, telecommunication systems, certain highway industries, and other public utilities come under the category of public type of organization. और ये public organizations आपके सामने होंगी जो गवर्नमेंट ओन कर रही हो, होल्ड कर रही हो, गवर्नमेंट का होल्ड हो, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं गवर्नमेंट के हों। 100% में से अगर 51% हाफ से ज्यादा, 70%, 60% गवर्नमेंट के शेयर हों तो आप कहते हो कि ये पब्लिक कंपनी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी होती है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होगी? जो प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करेगी, जिसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, जो लॉन्ग रन जिसका गोल होगा, तो वो क्या होती है? फॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर ना हो, जिनका कोई डिजाइन ना हो, जिनका कोई आप कह सकते हैं लॉन्ग रन के लिए जो ऑपरेट ना कर रही हो। तो आप फॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं। There are formal and informal organizations. While the formal organization have a rigid organizational structure. Structure किसे कहा जाता है? हायरार्की को कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा इनका, जहाँ आपके पास सीईओ है, फिर डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन या चेयरमैन, चेयरमैन के अंडर फिर मैनेज उनके फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर के अंडर वर्कर, फोरमैन। ये क्या होगा? एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा और ऑब्जेक्टिव या गोल जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वेल डिफाइंड होगा। ये क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। शोइंग द चेन ऑफ कमांड, यहाँ चेन ऑफ कमांड किसे क्या कहते हैं हम? कि आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, ड्यूटीज का एक चेन होगा। चेन समझ लें कि मैं कह रहा हूँ कि टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ के अंडर लोग काम कर, उनके अंडर फिर वर्कर्स है, उनके अंडर वर्कर्स। ये देखिए एक हायरार्की है जिसे हमने कहा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्लियर कर रहे होते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और शुरू में मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल टाइप बेस करते हैं या डिफाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल command, organizational structure, organizational size. Often the informal organization, अब informal पे जाते हैं। Informal organizations
are formed for the purpose of satisfying some social needs. जैसे आप देखते हो कुछ स्पोर्ट्स क्लब, आप देखते हो कुछ सोशल क्लब्स, आप देखते हो कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुछ एनजीओस जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जस्ट किसी एक प्रोजेक्ट को मीटअप करना और फर्दर वो ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। जैसे पीआईए है, तो पीआईए की एक क्रिकेट टीम है। अब पीआईए क्या हुआ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्रिकेट टीम क्या है, इनफॉर्मल है, जो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ प्रमोशन एक टीम बना दी गई है कि ये टीम जाके जब मींस के कोई सर्विस देगी, कोई एक्टिविटी होगी इसकी, तो उससे हमारे अदारे की प्रमोशन होगी। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुई। दिस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो वही बात हो गई, ये एक फॉर्मल एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, उसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फर्दर बना ली जाए, इसे आप क्या कहते हो कि इनफॉर्मल। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट्स की क्रिकेट टीम बना लेती है, बैडमिंटन टीम बना लेती है, पेंटिंग कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें एक टीम फीमेल्स की बना दी जाती है। तो ये क्या हुआ, ये एक इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि आपने एक सोसाइटी बना दी, उसका काम ये है कि आप जाके किसी एक ऑब्जेक्टिव या किसी एक टास्क को अचीव करने के लिए काम करें। वेरियस क्लब्स, टीम्स, एसोसिएशंस and similar other groups come under this category. All the businesses, industrial organizations and educational institutions are formal organizations. ये क्या हुआ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एक स्ट्रक्चर मैंने रखा है, देखिए ये हुआ फॉर्मल। फॉर्मल में एक हायरार्की है, एक स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है। ये देखें, टॉप मैनेजमेंट होगी, इनके अंडर फिर कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स के अंडर फिर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये हुआ फॉर्मल। इनफॉर्मल में देखें, यहाँ आपने क्या कर लिया, दो लोग हैं जो पूरे फर्दर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन या एक सोसाइटी बना ली। ये आपके सामने हो सकता है कि टीम लीड हो सकता है, टीम लीड के साथ आप देखें उसका सुपरवाइजर या सपोर्टर हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है। इसके साथ देखिए इनफॉर्मल में फर्दर कुछ और लोग हैं जो मुझे एक हायरार्की नजर नहीं आ रही, यानी यहाँ एक हायरार्की हो जो एक रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करे, तो ऐसा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये आपके पास क्या हुआ, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ। अब इनफॉर्मल के कुछ हम फर्दर मेरे सामने, अब मैंने बुक से फॉलो किया, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। फॉर्मल में देख लें, हैव अ प्लान स्ट्रक्चर। फॉर्मल एक प्लान स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या हायरार्की या लीगल रूल्स रेगुलेशंस पे चल रही होती है, और इनफॉर्मल के नॉट फॉर्मली प्लान, यहाँ कोई आपके सामने फॉर्मल रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। और फिर फॉर्मल में देख लें, डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट पैटर्न रिलेशनशिप्स, और यहाँ जो रिलेशनशिप्स होंगे, जिसे इंटरनल चेक है आपके सामने, अब रिलेशनशिप है, हायरार्की का रिलेशनशिप है, ये आपके सामने प्लान्ड होगा, पैटर्न होगा, स्ट्रक्चराइज्ड होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली शोन बाय द चार्ट, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा हॉरिजॉन्टल, जैसे वर्टिकल, ये चार्ट होगा जो क्लियर कर रहा होगा कि यहाँ टॉप मैनेजमेंट क्या है, यहाँ मिडिल मैनेजमेंट क्या है, यहाँ लोअर मैनेजमेंट क्या है। लेकिन जब इनफॉर्मल हो, जैसे मैंने आपको कहा, एक टीम है, एक सोसाइटी है, एक क्लब है, तो वहाँ कुछ लोग या कुछ ग्रुप बेसिकली क्या कर रहा होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए या प्रमोशन के लिए काम कर रहा होता है। ट्रेडिशनल थ्योरी एडवोकेट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सामने ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हमने हेनरी फेयोल प्रिंसिपल्स पढ़े, मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखे, ये बेसिकली आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल जो हायरार्की है या स्ट्रक्चर, इसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं गोल और पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब तक हमने ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कशन किया। गोल एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गोल बेसिकली जो प्रीवियस हमारी ऑन कैंपस क्लास में हमने गोल पे बात की, ऑब्जेक्टिव्स पे, पर्पसेस पे बात हुई। तो अब हम देख लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का के गोल्स क्या हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कम इनटू एग्जिस्टिंग विद द गोल टू अचीव। जो स्टार्ट रहा आज का लेक्चर, तो उसमें हमने यही बात की कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्रिएट होती हैं या एस्टेब्लिश हो रही होती हैं, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेट होती है, की सेटलमेंट होती है। These objectives may be to produce a particular product, या तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे यानी मैन्युफैक्चरिंग होगा, टू ऑफर पर्टिकुलर सर्विस, या आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जैसे मैंने आपको कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स,
जैसे हेल्थ सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स हैं, यानी मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया मैन्युफैक्चरिंग तक, और फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन फर्दर अल्टीमेट यूजर्स तक, अल्टीमेट कस्टमर या कंज्यूमर तक इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो चैनल यूज किया जाता है, जो कम्युनिकेशन चैनल है, ये बेसिकली क्या होता है, सर्विस सेक्टर में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एंटर इनटू अ सर्टेन इंडस्ट्री और अ मार्केट टू मेक प्रॉफिट एंड सो ऑन। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल टाइप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन कर रहा होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पसेस डिफाइन कर रहा होता है। यानी आप एक सर्विस सेक्टर का जब पार्ट बनते हैं, विजिट करते हैं, तो आप देखते हो उसका गोल वैसे ही आपको वहीं से क्लियर हो जाता है जब उसका एक स्नैपशॉट, उसके पिक्चर या उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आप देखते हैं। या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो प्रॉफिट अर्न करना चाह रही हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल इनफॉर्मल हो, यहाँ वैल्यू क्रिएशन या गुडविल क्रिएशन भी ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। According to Room, goals serve the following purposes. The first one is focus attention. Goals serve as guidelines to focus the efforts and activities of the people in organization. Thus, they include what should be done. तो आपका गोल्स बेसिकली फोकस अटेंशन है, कि आपका गोल आपको फोकस करता है। आपका गोल, आप जो प्लानिंग है, जो प्लान्स हैं आपके, जो गाइडलाइंस हैं, जो रोड मैप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो आप प्रोवाइड करते हो, शॉर्ट रेंज हो सकते हैं, लॉन्ग रेंज प्लान हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान हो सकते हैं, ऑपरेटिव हो सकते हैं, ये डिफरेंट प्लान्स हमने डिस्कस किए। तो जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं, तो वो गोल आपको फोकस करते हैं, आपके वर्कर्स को फोकस करेगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको फोकस करेगा टुवर्ड्स योर गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने आपको कहा, वैल्यू क्रिएशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस जो है, वो आपको प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। और यहाँ आपको लीगल रूल्स, लेजिटिमेसी मीन्स जो आपके लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट आपको रेगुलेशंस देती है, जिस कंट्री में आप रजिस्टर हैं। जैसे आप देखते हैं कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जो जैसे नोकिया है, जैसे पेप्सी है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पाकिस्तान में इन्होंने फर्दर कोई ब्रांच बनाई हुई है, कोई अपना यूनिट बनाया हुआ है। तो अब इनको पाकिस्तान के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कंपनीज के लिए, कंपनीज ऑर्डिनेंस है, कंपनीज रूल रेगुलेशंस हैं, बिजनेस लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो टाइमली चेंज होते रहते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज को रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं कि इन रेगुलेशंस को, इन रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर, जरूर आपको फॉलो करना होगा। तो ये क्या है, लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी मीन्स कि आपके जो लीगल रूल्स है प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। गोल्स हेल्प टू जस्टिफाई एक्शन और डिसीजंस, कि आप जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, जो प्रोसीजर सेट करते हैं अपने वर्कर्स के लिए, गोल्स अटेनमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव्स अटेनमेंट के लिए, तो उनके लिए गोल्स आपको, पर्पस आपको, आपका हेल्प आउट करते हैं कि हम लीगली ऑपरेट कर, सर्व एज अ स्टैंडर्ड। तो आपका गोल, आप बिजनेस गोल, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कंपनी गोल्स या कंपनी जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो एज अ स्टैंडर्ड सर्व करते हैं। गोल्स कैन हेल्प डिटरमिन हाउ वेल पीपल आर परफॉर्म देयर वर्क। तो जब आप किसी भी अपने वर्कर को एम्प्लॉय अप्रेजल करना चाहते हैं, या आप जो आपके पर्सनेल्स हैं उनको आप उनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाह रहे होते हैं, तो आपके गोल्स की बेसिस पर ही आप क्या करते हो, गोल एक स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड बन जाता है यहाँ, कि आपके वर्कर्स को, यानी आपका गोल या टास्क, गोल था, गोल की बेसिस पे आपने कुछ टास्क दिए या कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। तो अब क्या वर्कर्स वो टास्क, वो उसको जो मींस के गोल्स दिए गए, उसको स्टैंडर्ड्स दिए गए, टास्क दिया गया, वो अचीव कर रहा है या नहीं कर, उसे कहा गया 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, क्या वो 8 यूनिट प्रोड्यूस किए, उसने अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म की या नहीं की। तो ये आपको क्लियर करता है फिर आपके गोल्स, यानी गोल्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली आपको स्टैंडर्ड्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होंगे, उन्हीं गोल्स की बेसिस पे आप अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर सकते हैं, वर्कर की परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं, वर्कर परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। जब एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड गोल होगा ऑर्गेनाइजेशनल, तो उसकी बेसिस पे फर्दर स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। फोर्थ है कि अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रक्चर्स इंटरेक्ट एंड इफेक्ट ईच अदर। तो
जब एक कंपनी, एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, कोई उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रक्चर्स इंटरेक्ट एंड इफेक्ट ईच अदर। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल साइज क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ क्या है। वर्थ मींस के उसके एसेट्स कितने हैं, उसके असासे कितने हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके फाइनेंसेस कितने हैं, ये आपके साइज है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे बेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सीकिंग है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सेक्टर है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या क्लियर कर रही है आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर कर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा वो स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्टेड होगा, उसकी इंटरेक्शन, उसका उसका रिलेशनशिप क्या होगा, स्ट्रक्चर के साथ होगा। यानी मैंने आपको कहा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट अर्न करना और वैल्यू क्रिएशन यानी गुडविल मैक्सिमाइजेशन। तो ये वैल्यू क्रिएशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने ही स्ट्रक्चर दे दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है। जैसे मैंने आपको कहा शुगर मिल, जैसे राइस मिल हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, प्रॉफिट सीकिंग है। तो ये स्ट्रक्चर इसने मुझे क्लियर कर दिया कि गोल की बेसिस पे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे सामने है प्रोवाइड्स क्लू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका गोल ही प्रॉफिट सोर्स है ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसे है कि आप के देखते हो कि अच्छा ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन या क्या ये सर्विस सेक्टर है या क्या ये प्रॉफिट सीकिंग है। तो जब आप देखते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और फर्दर प्रॉफिट अर्निंग ही इसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्लियर कर देता है मुझे कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो हॉस्पिटल आप देखते हो कि वहाँ नंबर ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल देखा जाएगा, नंबर ऑफ जो फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं वो क्लियर कर देते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्लियर कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या अटेनमेंट। इसी तरह है नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या हुआ, गोल्स और पर्पस को हमने क्लियर कर दिया है। अब गोल्स क्या हो सकते हैं, एक होते हैं ऑफिशियल गोल्स, एक होते हैं ऑपरेटिव गोल्स, और इसी तरह होते हैं ऑपरेशनल गोल्स। यानी ऑफिशियल गोल्स, ऑपरेटिव गोल्स एंड ऑपरेशनल गोल्स। ऑफिशियल गोल्स क्या होते हैं, ऑफिशियल गोल्स आर द फॉर्मली स्टेटेड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and are described in its public statement, such as corporate charter, mission statement, annual reports. The purpose of official goals is to help build organization public image and reputation. ऑफिशियल गोल्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में हमेशा शो करती है, प्रॉस्पेक्टिस में, अपनी वेबसाइट पे, अपनी मिशन स्टेटमेंट में, सालाना जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें। ये कंपनी की कुछ क्या होती है जो प्रमोट करती है, प्रमोशनल चैनल्स हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, जिनमें ऑफिशियल गोल्स हमेशा पब्लिश कर दिए जाते हैं, लोगों को क्लियर है कि हमारा गोल क्या है। इसी तरह एक होते हैं ऑपरेटिव गोल्स। अब तमाम पब्लिक गोल्स, ऑफिशियल गोल्स पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते। आप अगर कहते हैं, एक कंपनी कहती है, बिजनेस कहती है, कह रहा है, ये शो कर रहे हैं मिशन में अपनी, आप देखते हो कि वेबसाइट पे वहाँ एक हायर लेवल पे आप क्या करते हो, प्रमोशन के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट शो कर देते हो, अपने मिशन, अपने विजन शो कर देते हो। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं तो वो हमें ऑफिशियल गोल्स बेसिकली नजर नहीं आ रहे होते। इसी तरह है ऑपरेटिव गोल्स। ऑपरेटिव गोल्स आर दी concrete steps in organization plans to take to achieve its vision and purpose। अब आप अपने ऑपरेटिव गोल्स पे जाते हो कि क्या हमारे जो ऑफिशियल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ऑफिशियल गोल्स 100% है तो आपके ऑपरेटिव गोल्स 100% कभी भी अचीव नहीं होते, जिसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल कैपेसिटी, जो किसी भी लेवल पे अचीव नहीं होते। आप 99.9% तक जा सकते हैं, 100% तक नहीं जा सकते। तो ऑपरेटिव गोल्स 80%, 70% अचीवमेंट, फॉर एग्जांपल 75%, 60% अचीवमेंट्स। जो अचीवमेंट्स आपकी रहती है, जो फ्लॉज आ जाते हैं, जो डिसरप्टिव आपके सामने चेंज आ जाते हैं, तो ये आपके पास क्या हुए, ऑपरेटिव गोल्स की तरफ आप जाते हो। दे आर द आउटकम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली सीक टू अटेन थ्रू इट्स ऑपरेटिव गोल्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो आपके पास ऑपरेशनल वर्कर्स कितने हैं। आपने कहा कि हम
फॉर एग्जांपल 2020 में 2020 में हमारी अचीवमेंट फॉर एग्जांपल 80% तक हम अचीव करेंगे, लेकिन आप अचीव नहीं कर पाते, आप 60% 70%, वो डिफरेंट सडन चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, बिजनेस चेंजेस हैं, जिन जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा, एक्सटर्नल चेंजेस जो आपको इफेक्ट करती हैं और आप उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो ये ऑपरेटिव गोल्स होते हैं जो आप अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, रिसोर्सेज को, पैसे को, फाइनेंस को, कैपिटल को, वर्कर्स की कैपेसिटी को, स्किल्स को देखते हुए फर्दर गोल्स आप अपने डिसाइड करते हैं। यानी एक्सटर्नल पब्लिश कुछ और होते हैं और इंटरनल आपके गोल्स कुछ और होते हैं। Operational goals are specific to the daily tasks and requirements to run a business. अब क्या करते हो, आप कुछ ऑपरेशनल गोल्स बना लेते हो। पहले आपने क्या किया, एक ऑफिशियल गोल बनाया, फिर एक ऑपरेटिव गोल आपके सामने आया कि हम ऑपरेट कैसे करेंगे, फिर ऑपरेशनल बनाया आपके सामने। ऑपरेशनल क्या होगा कि ऑपरेटिव को किस तरह अचीव करना है, उसके लिए आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे डिवाइड कर देते हो एक्टिविटीज को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए, अवेलेबिलिटी को देखते हुए, फिजिबिलिटी को देखते हुए फर्दर ऑपरेशनल गोल बनाते हो। जैसे हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, तो यहाँ भी वही पॉइंट आ रहा है। Efficient operations make it easy for employees to function and to excel within their work environment. Operations ensure that products and services make it to market through predefined daily tasks. अब क्या होते हैं यहाँ, आप प्रीडिफाइंड जो डेली टास्क होते हैं उनको देखते हुए फर्दर अपनी अचीवमेंट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी गोल्स डिसाइड कर लेते हो कि हम किस तरह फर्दर गो थ्रू होंगे। तो अब मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है अथॉरिटी। शॉर्ट नोट है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी क्लियर कर लें, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी बेसिकली किसी भी, जब आप पढ़ते हो ना जॉब रिस्पांसिबिलिटीज, जॉब अथॉरिटी, मैनेजर्स अथॉरिटी, एम्प्लॉइज अथॉरिटी, किसी पर्सन को अथॉरिटी, अथॉरिटेरियन पर्सनल्स जिसे हम कहते हैं, अथॉरिटी दे दी गई है। तो हम क्या जब कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद अथॉरिटी, कि जब किसी पर्सन को अथॉरिटी दे दी गई अब वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। देखिए मैंने एक पिक्चर सामने रखी है कि अथॉरिटी दे दी गई एक पर्सन को, जिसको मैंने रेड कर दिया यहाँ, इसको अथॉरिटी दे दी गई। अब जैसे आपको अथॉरिटी आ जाती है आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते। रिस्पॉन्सिबल मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आप ड्यूटीज फुलफिल करेंगे, आप जो टास्क दिए गए उनकी फुलफिलमेंट जरूरी है। तो ये हमारे सामने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रीड आउट कर रहा हूँ। Authority and responsibility coordination can be achieved by specifying authority and responsibility relationships in an organization. The jobs assigned to various members of the organization specify the amount of authority and responsibility involved in performing the jobs. Without the authority, there could be no coordinated effort. देखिए किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप ये टास्क है, आपने जाके इस टीम को लीड करना है, लेकिन उसको आप साथ अथॉरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, लेकिन अथॉरिटी होना जरूरी है। जब किसी को अथॉरिटी नहीं होगी, अथॉरिटेटिव नहीं होगा एक वर्कर, एक मैनेजर, एक एम्प्लॉय, तो उसको कभी भी वो अपने लोगों से, वर्कर्स से, टीम मेंबर से टास्क अचीव नहीं करवा पाएगा, टास्क कंप्लीशन नहीं हो पाएगी। यानी वो अगर कोई ऑर्डर देना चाह रहा है तो कभी ऑर्डर नहीं दे पाएगा, अप्रेजल नहीं कर पाएगा, वर्कर इवेल्युएशन नहीं कर पाएगा, कंट्रोलिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसे रिस्पॉन्सिबल तो की है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। तो एक मैनेजमेंट में, मैनेजरियल स्ट्रक्चर में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली वहाँ अथॉरिटीज का होना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का रिलेशनशिप जरूरी है। तो ये हमने देखा आज का लेक्चर, जहां हमने ऑर्गेनाइजेशन पे बात की। तो अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं यहाँ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये जो आप हेलो जी जी है, वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कहा जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर कहा जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी के रिलेशनशिप को। किसी भी कंपनी में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है, जैसे मैंने कहा
कि आप अगर कहते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप कहते हो इसका क्या स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्लियर करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, उसका साइज, उसके एम्प्लॉइज, उसके मैनेजर, उसका ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये जब रिलेशनशिप इनका चेक करते हो आप कि कौन पर्सन क्या परफॉर्मेंस दे रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, और ड्यूटीज के साथ वो किस लेवल तक, किस लिमिट तक रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे आप कहते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। वर्क एंड वर्कर्स ग्रुपिंग्स, इसी तरह वर्कर्स काम क्या कर रहे हैं, क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी ग्रुपिंग्स, उनका रिलेशनशिप, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्लियर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड इन जनरल अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन, एक फ्रेमवर्क। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बाउंड तो नहीं कर सकते किसी हायरार्की में या किसी सर्कल में। जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रीड आउट करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो फिर मुझे क्लियर होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। कभी आप कहते हो ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कहते हो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप कहते हो ये सर्विस सेक्टर है, आप कहते हो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। तो ये स्ट्रक्चर मुझे क्लियर कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एंड वर्कर ग्रुपिंग्स, फ्रेमवर्क, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, ये मुझे क्लियर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। Usually the structure of an organization is diagrammatically shown in the form of chart. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक चार्ट में क्लियर होता है। आपने एक टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने कहा टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आए और वो स्ट्रक्चर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो स्ट्रक्चर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग का हो, वो स्ट्रक्चर फॉर्मल का हो, तो आप स्ट्रक्चर को देखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को जज कर सकेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्ट्रक्चर पे बेस कर रही है। अब एक स्ट्रक्चर है मेरे सामने जो कि है, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट होता है। आप एक इदारे में देखते हो वहाँ एक वाइस चांसलर होता है। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। इस स्ट्रक्चर में देखते हो कि प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, R&D डायरेक्टर। ये देखिए ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके फर्दर आपने मैनेजर या डायरेक्टर इसके अंडर काम करेंगे। चेन, जब हम हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल पढ़े तो उनमें हमने कहा कि चेन ऑफ मींस के हायरार्किकल चेन, जिसे हमने कहा ये हायरार्किकल चेन है कि एक मैनेजर, टॉप मैनेजर है, उसके अंडर कुछ वर्कर्स काम करेंगे। अब ये वर्कर्स को रिस्पांसिबिलिटीज भी दी गई, अथॉरिटी और टॉप मैनेजमेंट की कुछ रिस्पांसिबिलिटीज, अथॉरिटी, इन दो का रिलेशनशिप, ये देखिए एक लाइन शो हो रही है, ये एरो या ये रिलेशनशिप मुझे बता रहा है कि दिस इज अ मैनेजरियल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब एक प्रोडक्शन मैनेजर का मैंने फर्दर डिफाइन कर दिया। प्रोडक्शन मैनेजर में क्या होता है, एक फोरमैन होता है, फिर दूसरा सुपरवाइजर। फोरमैन किसे कहा जा सकता है, एक चेयरमैन को कहा जा सकता है, एक चेयरपर्सन को कहा जा सकता है, एक सुपरवाइजर को कहा जा सकता है, फिर दूसरा फोरमैन, थर्ड, 3 सुपरवाइजर बना दिए प्रोडक्शन वाले ने। प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है जो डिपार्टमेंट, इनके अंडर कुछ वर्कर्स होंगे। इसके एक फोरमैन की अपनी टीम होगी, दूसरे सुपरवाइजर की अपनी टीम होगी। एक फोरमैन मटेरियल को हैंडल करेगा, दूसरा फोरमैन लेबर को हैंडल करेगा, तीसरा फोरमैन फैक्ट्री की लुक आफ्टर करेगा, फैक्ट्री को देख रहा होगा। तो यहाँ क्या हो गया, एक हायरार्की नजर आ रही है, और ये बेसिकली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह मार्केटिंग किसे कहा जाता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। आप मेडिसिन में देखते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहा जाता है कि मेडिकल रैप जिसे हम लोग कहते हैं, इनका काम होता है कि ये मेडिसिन की जाके मार्केटिंग करते हैं। तो ये देखिए इस एक मार्केटिंग मैनेजर होगा जो उसके अंडर कुछ वर्कर काम कर रहे होंगे, वो क्या करेगा, डिफरेंट लोकेलिटीज या रीजन्स दे देगा हर एक टीम को, हर एक ग्रुप को। तो अब इन तमाम को हैंडल करना, ये एक ग्रुप, उस ग्रुप का टीम लीड आपका फोरमैन से रिलेटेड होगा। फोरमैन लिंक अथॉरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। फोरमैन फर्दर कहाँ जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल होगा। मार्केटिंग मैनेजर क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हमारे पास मैनेजरियल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये चार्ट क्या क्लियर कर रहा है। इस चार्ट ने मुझे क्लियर किया डिवीजन ऑफ वर्क, काम को, जैसे हम कहते हैं ना WBS, वर्क ब्रेकग्राउंड स्ट्रक्चर।
तो इस स्ट्रक्चर ने चार्ट शो किया, डिवीजन ऑफ वर्क शो किया, ये हर वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं। इसी चार्ट ने हुज बॉस, इसी चार्ट ने ये क्लियर किया कि कौन किस वर्कर का, किस टीम का, किन मेंबर्स का, किन स्टाफ का बॉस है, ये भी क्लियर हो गया। नेचर ऑफ वर्क क्लियर होगा। देखें, एक मैनेजर है, उसका काम है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीजों को देखना, दूसरे का काम है डायरेक्शन देना, तीसरे का काम है सुपरवाइज करना। ये हर एक वर्कर, हर एक मैनेजर की एक्टिविटीज भी क्लियर करते हैं। ग्रुपिंग ऑन द फंक्शनल, जियोग्राफिकल, प्रोसेस और प्रोडक्ट बेसिस। जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेल रिप्रेजेंटेटिव है, सेलमैन है, उसका काम है कि वो डी खान को देखेगा, दूसरा टांग को देखेगा, तीसरा फॉर एग्जांपल लकी है, इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है, डिफरेंट रीजन्स को देख रहे हैं। तो अब है जियोग्राफिकल लेवल पे भी आप क्या करते हो, या फंक्शनल लेवल पे भी आपकी ये हायरार्की शो करती है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसने मुझे क्लियर कर दिए, कौन टॉप मैनेजमेंट में आ रहा है, कौन मिडल में आ रहा है, कौन लोअर में आ रहा है। ये हमारे पास हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ अब